सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आपके समक्ष हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल और जीएस से संबंधित जो आपके मेंस आंसर राइटिंग लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और हमको लिखने में बड़ी परेशानी होती है, जिसको लेकर के हम बिल्कुल एक साफ तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे नंबर ज़्यादा लाए जाते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि ज्योग्राफी ऑप्शनल है हमारे पास और ज्योग्राफी ऑप्शनल को कैसे अच्छा कर पाए, तो बड़ी परेशानी होती है। ये तो कंफर्म है। जीएस पेपर में भी आपके लिए क्लियर रहता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन आना है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंस है। तो जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल लिए हुए हैं वो भी देख सकते हैं और जो जीएस पेपर दे रहे हैं वो भी देखें, दोनों को लिए इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। क्वेश्चंस बहुत छोटा होता है, मगर क्वेश्चंस को लिखने के जो तौर तरीके होते हैं ना, वो बच्चे हिंदी मीडियम वाले बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। वो हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं लेकर आया हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा लैंग्वेज से संबंधित है कि लोगों को भय रहता है हिंदी मीडियम में कैसे लिखें, कितने नंबर लाएं ना। बहुत सारे बच्चे कितना भी अच्छे लिखते हैं, 7 नंबर ही में रह जाते हैं, 6 में रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा सा कारण है कि कुछ पॉइंट्स को क्लियर नहीं करते और जो लिखते समय वो बहुत सारी बातों को लिखना चाहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन पूछेगा बस उतना ही लिखना है, यही इम्पोर्टेंट करता है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आप जितना कोशिश हो सके उतना क्वेश्चंस को नॉर्मल करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस को बार बार बड़ा करते जा रहे हैं, उसमें सारी नॉलेज डालते जा रहे हैं। नहीं, जो क्वेश्चंस पूछ गए बस उसी को टॉपिक को क्लियर करना है, ठीक है। तो फिर आज एक क्वेश्चंस आपके समक्ष है, बहुत एक छोटा सा क्वेश्चंस है और मैंने पढ़ाया भी क्वेश्चंस को है। आप देख पा रहे हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान चौड़े उपजाऊ क्यों होते हैं। बहुत सारे बच्चे जीएस जब एनसीईआरटी पढ़ते होंगे या ऐसे बुक पढ़ते होंगे तो ये सारी चीज क्वेश्चंस आते रहते हैं, मगर वो ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन क्या शायद मेंस में पूछा जाए। तो ध्यान में ये रखना है कि सबसे पहले कंपेयर करना है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, कि ये चौड़े ईस्टर्न कोस्टल प्लेन काफी चौड़ा होता है और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है वो काफी नैरो होता है, संकीर्ण होता है। ऐसा क्यों होता है आपको मैं एक चीज बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि ये मैदान काफी जो है चौड़े होते हैं, क्योंकि ये डेल्टाज का निर्माण करते हैं, क्योंकि नदियां जो होती हैं वो बड़ी होती हैं। आपको मैं बता दूं कौन, जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां होती हैं वो काफी इनकी लेंथ लंबी होती है, और जब लंबी लेंथ होती है तो काफी गाद लेकर चलती हैं, डिपॉजिट्स लेकर एरोजन करके चलती हैं, सिल्ट लेकर चलती है, बड़ी मात्रा में जो है अपने साथ गाद लेकर चलती हैं और अपने मुहाने से पहले वो क्या करती हैं, सभी चीजों को ढेर कर देती हैं, जिससे एक डेल्टाज का निर्माण होता है, जिसमें महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। इन 4 नदियों की अगर बात करें तो इनमें सबसे बड़े डेल्टाज का निर्माण होता है। तो जहां पर डेल्टाज का निर्माण होता है वहां पर अधिकतर आपको क्या होंगे, मैदान उपजाऊ होंगे, और जब मैदान उपजाऊ होंगे डेल्टाज बनेंगे, ठीक है। तो मैदान भी चौड़े होंगे और क्या होंगे, उपजाऊ मैदान भी बनेंगे। ये तो आप आसानी से छोटी मोटी मैं बात पहले से ही आपको बता दे रहा हूँ। वही पश्चिमी तटीय मैदान आपको पता है कि जो वेस्टर्न घाट है वो काफी ऊंचा है। अब जब ऊंचा है तो वहाँ एक तो वर्षा की भी सर्वाधिक मात्रा रहती है, ठीक है, लगातार वर्षा बनी रहती है। दूसरी बात क्या होता है कि जो पश्चिमी घाट है और जो समुद्र का बीच का भाग है वो काफी छोटा है, ठीक है, मतलब एक नैरो है, संकीर्ण तरीके से, और हमेशा जलमग्न रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उस समुद्र का पानी पीछे चला जाता है तो उससे तटों के मैदान बन जाते हैं, फिर छोटा हो जाता है, भर जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो काफी जलमग्न रहता है, ठीक है। या भूमि के उत्थान से भी बन सकता है, आप सकते हैं कि भूमि का उत्थान हो गया तो समुद्र तटीय मैदान बन सकता है। तो इस तरह पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब वही पूर्वी घाट प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो लिखना कैसे है इन सारी चीजों को हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अपनी जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत ये है कि जब भी जैसे हमने एक कॉपी बनाई है आपके सामने, ये कॉपी है, आप लिख पा रहे हैं, ठीक है। इस कॉपी में सबसे पहले आप कोशिश करें कि मैप कहाँ बनेगा।
तो जब भी हम पहले पॉइंट्स को स्टार्ट करें, यहाँ से पॉइंट्स को स्टार्ट किया और पॉइंट को स्टार्ट करने को पहले आप लिखना चाहेंगे, क्या लिखना चाहेंगे कि जो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो जल से 3 ओर से घिरा हुआ है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भाग नाम जानते हैं। मतलब ऐसा भाग जो जल से 3 ओर से घिरा हुआ है उसे हम प्रायद्वीपीय भाग जानते हैं। टोटल से यदि हम देखें प्रायद्वीप भारत की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। यदि हम छोटे छोटे आइलैंडों को इंक्लूड कर देते हैं तो प्रायद्वीप भारत की लंबाई पूरी टोटल 7516.6 किलोमीटर होती है। ये आपको लिखना होगा। ये पॉइंट जब आप क्लियर कर लेंगे फिर इसके कहते हैं कि भारत की तटीय रेखा पर लगने कुल 9 राज्य लगते हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। उन 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? आप जैसे आप लिख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में लिख सकते हैं कि वो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, क्योंकि 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने अगल बगल हैं तो उनको भी इंक्लूड करके लिखिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 4 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब कुल मिलाकर 13 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जब इतनी बात करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा मैप बना लेंगे और इसमें दिखा देंगे कि वो 9 राज्य कौन कौन से हैं जो हमारे तटीय भाग से लगते हैं। इतना भाग यदि आपका कंप्लीट हो जाता है फिर उसके नीचे इतनी लाइन छोड़ने के बाद फिर आप एक चीज लिखते हैं। अब बात करें भारत के तटीय मैदानों की। भारत के जो तटीय मैदान है वो आपको पता है कि एक भूमि है जो समतल है तटों के आसपास, जो समुद्र के बिल्कुल निकटतम स्थित है, समुद्र के निकटतम मैदान स्थित है, उन्हें हम तटीय मैदान कहते हैं। जो समुद्र से तटे हुए मैदान होते हैं वो सारे समतल मैदान को तटीय मैदान कहते हैं। एक तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, तटीय मैदान का जो निर्माण होता है वो तो एक तो भूमि के उत्थान से होता है। यदि भूमि का आसपास समुद्र के आसपास उत्थान हो जाए, अपलैप्स हो जाए वो लैंड, ठीक है, या समुद्र का पानी पीछे चला जाए तो उस तटों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, या समुद्र का पानी तटों पे आके भर जाए, वो जगह पर आके भर जाए तो भी हो सकता है, या निक्षेपण से हो सकता है। ठीक है, ऐसा करके हम लोग बता सकते हैं किस तरह से तटीय मैदानों का निर्माण होता है। दूसरी बात आपको बता दें कि अब पश्चिमी तटीय मैदान को कैसे हम जानते हैं। हम आपको बता दें भारत के तटीय मैदान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। अब वो मध्य स्थित है तो सबसे पहले मध्य के लिए भी एक मैप छोटा सा यहाँ पर बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य एक संकीर्ण पट्टी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक छोटा सा मैप बनाएंगे और ऐसे करेंगे, और ऐसे करने के बाद इसको हम बहुत संकीर्ण करेंगे और इसको हम काफी बड़ा करेंगे। ये आपको दिखाना पड़ेगा, वहां पर आप दिखाओगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको पूर्व पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य एक संकीर्ण पट्टी है जो इसे हम पश्चिमी घाट का मैदान कहते हैं। ये काफी जलमग्न रहता है क्योंकि वर्षा की सर्वाधिक मात्रा पश्चिमी घाट पर होने की वजह से बनी रहती है, या समुद्र का हलचल बना रहता है, समुद्र के द्वारा पानी हमेशा भरा रहता है, तो ये प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मगर वही पूर्वी घाट की यदि बात करें तो पूर्वी घाट में क्या होते हैं कि मैदान चौड़े होने के कारण होते हैं जो डेल्टा ज्यादा बड़े बनते हैं। कुछ ऐसी नदियां जिनके माध्यम से डेल्टा बड़े बनते हैं, इसी वजह से ये मैदान चौड़े होते हैं और इनकी जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो काफी क्या होती हैं, सर्वाधिक लंबाई होती हैं, तो इसी वजह से ये मैदान अपने मुहाने पर डेल्टाज बनाते हैं। परंतु इधर की तरफ गिरने वाली जो नदियां हैं वेस्टर्न घाट की तरफ वो डेल्टाज का निर्माण नहीं करती, इसलिए ये मैदान बहुत सकरे हैं और संकीर्ण जिसे बोलते हैं, और ये मैदान अधिक चौड़े होते हैं। ये तो मैं पहले ही आपको बता चुका। दूसरी बात, आप इतना लिखने के बाद पश्चिमी तटीय मैदान आप जब इतना लिख लेंगे और एक मैप बना लेंगे, मैप बनाने के बाद फिर हमको क्या लिखना है कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार, पहले विस्तार बहुत जरूरी है, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान। जब अब आप पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में लिखेंगे तो उसमें लिख सकते हैं कि पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक विस्तारित है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अरब सागर और पश्चिमी घाट के मध्य एक संकीर्ण पट्टी है। दूसरी बात है कि पश्चिमी तटीय मैदान उत्तर तथा दक्षिण में चौड़े है और मध्य में सकरा है।
ये भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उत्तर और दक्षिण में चौड़े हैं और मध्य में संकरे। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि क्षेत्र में जो प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं वो छोटी हैं और तीव्रगामी होती है। तीव्रगामी का मतलब होती है तेजी से बहती हुई और सीधी बहती है, किसी प्रकार का कोई गाद लेकर के नहीं आती। और जब गाद लेकर नहीं आती तो इसी वजह से क्या होता है कि ये डेल्टाज का निर्माण नहीं कर पाती। इसलिए मैदान अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाते हैं, ना तो डेल्टाज। जैसे आपने नर्मदा और ताप्ती का नाम सुना, ये अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती है, पश्चिमी घाट या मतलब पश्चिम में प्रवाहित होने वाली नदी। इसके बाद इस कारण अपने मुहाने पे ये ज्वारबंद का निर्माण करती है, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एस्चुरी का निर्माण करती है। इसके बाद और डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और निक्षेपों की कमी के होने के कारण ये मैदानों की चौड़ाई जो होती है वो सर्वाधिक कम होती है। इतनी बात आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को लिखने के लिए। यदि आपको कभी 150 वर्ड भी आ जाए तो आप 150 वर्ड भी लिख सकते हैं। यदि आपके समझ 250 वर्ड भी आ जाए तो 250 वर्ड को विस्तारित भी कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो इतनी बात आपको कंफर्म हो गई होगी, मेरा अनुमान ये है कि आप अब तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग जल से 3 ओर से घिरा हुआ है। भारत की तटीय सीमा कुल 9 राज्यों को स्पर्श करती है, जिनमें कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है और कुल छोटे छोटे आइलैंडों को मिलाने के बाद इसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर। इस तटीय मैदानों का निर्माण मैदानों को घुरने, समुद्र के पीछे हटने और समुद्र के आगे बढ़ने और निक्षेपण के कारण इन मैदानों का निर्माण हुआ है। वास्तव में इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलमग्नता यहाँ पर जल की भारी मात्रा होने से यहाँ पर पोतराशय जो होते हैं हमारे, जो होते हैं क्या कहते हैं, बड़े प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं, इनका निर्माण यहाँ होता है। और इसलिए प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए पश्चिमी घाट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप इतनी बात लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं लिख सकते। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि कुछ पॉइंट्स और भी हैं। और ये मैदान जलमग्न मैदान के रूप में जाना जाता है, वही पश्चिमी तटीय मैदान। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। वही पूर्वी तटीय मैदानों की यदि हम लोग बात करें तो पूर्वी तटीय मैदान जो हो वो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के मध्य स्थित है। अब वही बात करें पश्चिमी तटीय मैदानों की जो चौड़ाई होती है वो करीब 80 के आसपास से तक सीमित है, 60 से 70, 70 से 80 ऐसे करके हम लिख सकते हैं। परंतु इनकी जो चौड़ाई है वो करीब 120 किलोमीटर तक आसपास मानी जाती है। 100 से 120 किलोमीटर के आसपास होगी, ये कंफर्म है। इसके बाद आपको बता दें कि बंगाल की में जो गिरने वाली जो नदियां होती हैं वो अपने मुहाने पर लंबे चौड़े डेल्टाज का निर्माण करती हैं। उनमें से कुछ नदियां प्रमुख हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कवि। इन 4 ऐसी बड़ी नदियां हैं जो बड़े डेल्टाज का निर्माण पूर्वी घाट की तरफ करती हैं। और इन्हीं नदियों के मध्य में जो मैदान है पूर्वी तटीय मैदान, वो काफी चौड़ा है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो पतन होते हैं वो पतन के लिए जो प्राकृतिक बंदरगाह होते हैं वो कम पाए जाते हैं, ये भी आप बात देख सकते हैं। दूसरी बात, अब कंपेयर कर सकते हैं कि जब हमने सारी बात को क्लियर कर दिया तो आप कंपेयर कर सकते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के वास्तव में इस अनुमान से हमने जो एक्सप्लेनेशन किया जो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के पढ़ने के बाद जो हमें वास्तविक प्रश्न का
जानने का मौका मिला वो वास्तव में यह है कि पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में कम है, संकीर्ण एक पट्टी, ये सत्य है। इस क्वेश्चन लिखने के बाद ये हमें पता चल रहा है कि वास्तव में ये चीज बिल्कुल क्लियर है, कंपेयर जब हमने कर दिया तो ये बिल्कुल बात सत्य है। अब बात आती है मैदान उपजाऊ क्यों होते हैं पूर्वी तटीय मैदान। आपको पता है पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में सर्वाधिक पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक उपजाऊ होते हैं। तो पश्चिमी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो आपको पता है कहां से कहां, पूर्वी तटीय मैदान का भी विस्तार आपको पता है कहां से कहां तक। कन्याकुमारी से बंगाल की खाड़ी मतलब पश्चिम बंगाल हुगली नदी के आसपास तक का क्षेत्र मानते हैं लोग सभी लोग, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि कृषि की दर से अधिक लंबी नदियां होंगी, डेल्टाज के बड़े डेल्टाज का निर्माण होगा, तो इन क्षेत्रों में क्या होगा कि कृषि हेतु सबसे अधिक उपयुक्त क्षेत्र होंगे क्योंकि मिट्टियां अच्छी पाई जाएंगी। तो जब कृषि के क्षेत्र के लिए अच्छे जमीन होगी यहाँ के आसपास तो वहाँ पर जनसंख्या भी निवास करेगी और सर्वाधिक जनसंख्या जब निवास करेगी क्योंकि डेल्टाज बनने के बाद क्योंकि लंबाइयाँ इतनी बड़ी होती हैं इनकी तो अपने मुहाने पर डेल्टाज बनाती हैं और डेल्टाज बनाती हैं तो ये कृषि हेतु बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं और जब कृषि उपयुक्त होती है तो बड़ी संख्या में जनसंख्या भी निवासी स्तरों पर करती है। और ये ज़्यादातर आपको बता दें ये मैदान सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी मानसून पर लौटता हुआ मानसून होता है ना, उत्तर पूर्वी मानसून उसी द्वारा निर्भर होता है, ठीक है। इससे पहले ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है वो लौटते हुए मानसून पर कोरोमंडल के तट पर वर्षा करता है, ठीक है। तो ये क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा विहीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पर वर्षा नहीं होती, मानसूनी वर्षा तो बिल्कुल नहीं होती, मगर जब मानसून से लौटता हुआ एक उत्तर पूर्वी मानसून होता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, वो कोरोमंडल के तट पर करता है तो वहाँ पर पोंगल एक त्योहार मनाया जाता है, आपको पता होगा तमिलनाडु में, ठीक है। नई फसल आने के उसमें पर्व क्या उत्साह में मनाया जाता है ये। तो ये 2 बार वहाँ चावल का उत्पादन किया जाता है उस क्षेत्र पर, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि कोरोमंडल का जो तट है वो अन्न के भंडार के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी तो वास्तव में मिट्टी को उपजाऊ क्योंकि बड़े बड़े डेल्टास का निर्माण करती है, आपको पता है बड़ी नदियां लंबाई हैं गहरे काट लेकर के आती हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इस क्षेत्र पर डेल्टास का निर्माण होने से जो हमारी भूमि है वो काफी उपजाऊ है, बड़ी नदियां हैं जो डेल्टास का अपने मुहाने पर बनाती है। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको, है ना, बता भी रहा हूँ। तो इस तरह से आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हो और अंत में इस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से, निष्कर्ष बहुत जरूरी नहीं है कि निष्कर्ष हर एक जगह पर डाला जाए, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो वो आपको मैंने बता दिया कि भारत के आपराधिक भाग जो है वो 6 से 3 से जुड़ा कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं जिनमें टोटल लंबाई 61 किलोमीटर और कुछ आइलैंड्स मिला दिए जितने हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखना है कि तटीय मैदानों को, जो हमारे तटीय मैदानों की जो उत्पत्ति हुई है वो तो भूमि के उत्थान से हुई है या जलमग्नता के कारण हुई है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि समुद्र के पीछे हटने और आगे बढ़ने की प्रक्रिया के दौरान हुई हो या निक्षेपण या गाद के दौरान हल्की पट्टी या संकीर्ण पट्टी के दौरान वेस्टर्न घाट और पूर्वी घाट डेल्टाई की वजह से हुआ है। आप 150 वर्ड, कभी कभी ऐसा छोटा क्वेश्चन तो 150 वर्ड में ही आएगा, ज़्यादा 250 वर्ड नहीं आएगा, तो लिख सकते हो कि पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य हमारा पूर्वी तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो आपका जो है कहाँ स्थित है बेटा, पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित है। यह गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला है, कन्याकुमारी से लेकर बंगाल तक फैला हुआ तटीय मैदान है, ठीक है। मध्य में काफी चौड़ा है पूर्वी तटीय मैदान, परंतु उत्तर और दक्षिण में काफी सकरा है मैदान, परंतु यहाँ पर जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो उत्तर दक्षिण में चौड़े है मैदान और मध्य में सकरा है मैदान, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है जलमग्नता का प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इस क्षेत्र में बहने वाली जो नदियां होती हैं उनकी लंबाई कम होती है, गाद का निर्माण नहीं करती क्योंकि ये घाटियों से होकर पर्वतों के आसपास से होकर बहती हैं, इसलिए गाद इकट्ठा नहीं करती और अपने मुहाने पर डेल्टाज का निर्माण नहीं करती, अपने मुहाने पर ज्वालांकुर का निर्माण करती है क्योंकि ये ढाल युक्त नदियां हैं इधर की पश्चिमी घाट की, ठीक है। परंतु पूर्वी घाट की नदियां जो है यहाँ पर उनकी लंबाई सर्वाधिक होती है, ठीक है। चौड़े चौड़े मतलब घाटियां बनाती हैं जिससे बड़े बड़े जो है गाद लेकर के चलती हैं और अपने मुहाने पर डेल्टाज बनाते हैं। जब डेल्टाज बनाते हैं तो कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं,
है ना? वो सारी पॉइंट्स आप लिख सकते हो इस पॉइंट्स में। तो इतना मेरा समझाना कर्तव्य था आपका कि आप क्वेश्चंस को कैसे लिखें, ठीक है? तो बस क्वेश्चंस को हमने पूरा लिखा नहीं है, कुछ समझा नहीं, बस केवल आपको बताया है। जितना आपको हो सके उतना लिखें और आप आंसर राइटिंग मेरे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप सेंड कर दें, जिससे मैं आपके आंसर राइटिंग को चेक कर सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।